हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मलिक मोहम्मद जायसी जी के जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम इसी वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने कबीरदास और सूरदास जी के जीवन से संबंधित वीडियो बना चुके हैं। आप उसे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं उस दृष्टि से हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए अब इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जो जायसी जी हैं वो भक्ति काल के किस शाखा से संबंध रखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान मार्गीय शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गीय शाखा। ठीक है, तो जो ज्ञान मार्गीय शाखा है उसके प्रमुख कवि कबीरदास जी को माना जाता है, जिन्हें संत काव्यधारा भी कहा जाता है। ठीक है, और जो प्रेम मार्गीय शाखा है उसके प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को माना जाता है और इन्हें सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है या सूफी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इनका पूरा नाम। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी का पूरा नाम है, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, और इनको जायसी जायसी कह के पुकारा जाता है, किंतु इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। और इनका जो जन्म है वह 1492 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ध्यान रहेगा, जन्म इनका 1492 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो 1542 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो इनका मृत्यु 1542 ईस्वी में हुआ है, ध्यान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस में माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो इनका जो जन्म स्थान है वो जायस में माना जाता है और ये जायस गांव जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक गांव में स्थित है। मतलब उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में ये गांव जो है, ये ग्राम जो है स्थित है जायस। ठीक है, और इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु के संबंध में दोस्तों तीन मत है कि इनके गुरु तीन हैं। तो ठीक है, तो उनको देख लीजिए, शेख मोहिदी और शेख बुरहान और सैयद अशरफ। दोस्तों इनके जो गुरु हैं उनको माना गया है कि इनके तीन गुरु हुए थे। तो पहले हैं कि शेख मोहिदी हैं और शेख बुरहान है और सैयद अशरफ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अपने इन्होंने कुछ रचनाओं में भी इन दो मतलब कुछ का नाम रखा है। शेख मोहिदी का भी नाम अपनी रचनाओं में लिया है और सैयद अशरफ का भी नाम इन्होंने अपने रचनाओं में लिए हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये शेख बुरहान है, इनका नाम नहीं लिए हैं, किंतु फिर भी ऐसा माना जाता है कि इनके तीन गुरु हुए थे। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा। ये 6 जो रचनाएं हैं इनकी वो महत्वपूर्ण हैं और इन 6 रचनाओं में से 3 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। और देखिए जो पद्मावत है उसको महाकाव्य माना गया है। क्या है? ये महाकाव्य है पद्मावत। ठीक है, और ये जो है चित्ररेखा, इसे लघु कथा माना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं पद्मावत जो महाकाव्य है उससे संबंधित कितने प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पद्मावत आपका महाकाव्य हुआ और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम उसको नोट किए हैं। ठीक है, तो देखिए जो लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के यश व कीर्ति का आधार है। तो देखिए जो पद्मावत महाकाव्य है वो मलिक मोहम्मद जायसी के यश और कीर्ति का आधार है। अर्थात पद्मावत महाकाव्य
से ही इनका नाम रोशन हुआ या फिर ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अब आगे देखिए, पद्मावत महाकाव्य की भाषा अवधी है। यदि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दे कि पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है और नीचे ऑप्शन में दे देगा, तो आपको अवधी पर ही लगाना है, क्योंकि पद्मावत महाकाव्य की भाषा जो है वो अवधी ही है। ठीक है, और इस ग्रंथ के विषय में थोड़ा जानते हैं। इस ग्रंथ की रचना 1521 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1540 ईस्वी में समाप्त हुआ, अर्थात 19 वर्ष कुल लगे हैं पद्मावत महाकाव्य को रचने में। ठीक है, तो इसकी अगर पूछेगा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पद्मावत महाकाव्य किस सन में किस ईस्वी में लिखा गया, तो आपको लिखना है 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो पद्मावत महाकाव्य है वो 1521 ईस्वी से प्रारंभ किया गया और 1540 ईस्वी तक इसका समापन हुआ। ठीक, अब आगे बढ़िए। पद्मावत महाकाव्य 57 खंडों में विभक्त है। देखिए, जो पद्मावत महाकाव्य है वो खंडों में विभक्त है और इसके 57 खंड है। अब देखिए, पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। देखिए, जो पद्मावत महाकाव्य है वो सूफी काव्य परंपरा का सबसे प्रौढ़तम अर्थात सबसे प्रौढ़ काव्य माना जाता है। ठीक है, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तो हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। जो पद्मावत महाकाव्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत महाकाव्य को सबसे प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। ठीक है, और इसका मूल स्रोत अर्थात मूल आधार क्या रहा? प्राकृत में रचित रत्नशेखर कथा। जो प्राकृत में रचित रत्नशेखर कथा है उसको माना गया है कि पद्मावत का मूल स्रोत है। ठीक है, तो किसके अनुसार? डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार ऐसा माना गया है। अब देखिए, इस ग्रंथ के प्रारंभ में शाहे वक्त शेर शाह सूरी की प्रशंसा की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए, हर मतलब कवि या लेखक का लिखने का एक विधि होता था। तो जो सूफी काव्य धारा है अर्थात प्रेम मार्गीय जो काव्य धारा है उसके अंतर्गत ऐसा माना जाता था कि जो मसनवी शैली एक होती थी उसके अंतर्गत मतलब कुछ पॉइंट है लिखा जाता था। जैसे कोई भी ग्रंथ प्रारंभ किया जाता था तो उसकी एक विधि होती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार सूफी काव्य धारा की भी एक विधि थी। तो उसके अंतर्गत एक मसनवी शैली आती है और उसके अंतर्गत सबसे पहले अल्लाह की स्तुति की जाती थी अर्थात उस परमेश्वर की स्तुति की जाती थी। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की स्तुति की जाती थी। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के 4 मित्र थे उनकी स्तुति की जाती थी और अंत में शाहे वक्त की स्तुति की जाती थी। ठीक है, तो शाहे वक्त में इन्होंने शेर शाह सूरी की स्तुति प्रशंसा की है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आगे देखिए, जायसी ने पद्मावत में प्राकृत के आलंबन रूप, उद्दीपन रूप और मानवीकरण रूप का वर्णन किया है। तो देखिए, जो जायसी हैं वो पद्मावत महाकाव्य में प्रकृति के, ठीक है, आलंबन रूप और उद्दीपन रूप का वर्णन किया है और साथ ही मानवीकरण का भी वर्णन किया है। ठीक है, अब आगे ध्यान में रखिएगा ये सब। ठीक है, और आगे देखिए, पद्मावत में मुख्यतः दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। देखिए, पद्मावत महाकाव्य में मुख्यतः मतलब मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंद का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए मैंने आपको भी बताया था कि मसनवी शैली, तो इसमें इतनी सारे प्रारंभ में तो मसनवी शैली का प्रयोग होता है और उसके उपरांत जो है वह 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहा और सोठा का प्रावधान था कि मतलब ऐसे करके इस विधि से रचनाएं की जाएं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर
जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। देखिए पद्मावती जो महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य, उसमें राजा रत्नसेन, चित्तौड़ के जो राजा रत्नसेन थे उनका वो नायक हैं, और जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती हैं वो नायिका हैं, और इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ है, और विवाहोत्तर के बाद मतलब विवाह के उपरांत जो इनका जीवन हुआ, मतलब जीवन कैसे कटा, उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि डाउट नहीं रखने का। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए, इसकी कथा वस्तु को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात पद्मावत महाकाव्य है उसकी कथा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। ठीक है, तो देखिए पूर्वार्ध में रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा को आलोचकों ने काल्पनिक माना है। देखिए पूर्वार्ध जो भाग है, अर्थात पद्मावती और रत्नसेन का कैसे मिलन होता है और उनका कैसे विवाह होता है, इन सभी घटनाओं का मतलब वर्णन किया गया है पूर्वार्ध में, तो उसको आलोचकों ने काल्पनिक माना है। क्यों माना है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें हीरामन एक तोता है, वो बात करता है और उसको गुरु का प्रतीक माना गया है, और वो रास्ता दिखाता है रत्नसेन को, तो ऐसे माना जाता है कि ये जो पद्मावत महाकाव्य का पूर्वार्ध भाग है वह काल्पनिक है। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। उत्तरार्ध भाग में विवाहोत्तर जीवन की कथा है, जिसे आलोचकों ने ऐतिहासिक माना है, और जो पद्मावत महाकाव्य का उत्तरार्ध भाग है उसको मतलब विवाहोत्तर का कथा माना जाता है, अर्थात विवाह के उपरांत जो उनका जीवन है उसको माना जाता है। तो इसमें आलोचकों ने कहा है कि जो ये भाग है उत्तरार्ध भाग, वह ऐतिहासिक है, अर्थात ऐतिहासिकता पर आधारित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, इसके विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं, और इसमें जितने भी पात्र हैं वह किसी न किसी का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो इसके संबंध में कुछ पंक्तियां हैं, सुप्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो इनके जो प्रमुख पात्र है या जितने भी पात्र हैं उनको किसी न किसी का प्रतीक माना गया है, उसी के संबंध में ये आपकी पंक्तियां हैं, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जेई पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई नहीं चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया लाउदीन सुल्तानु। तो दोस्तों इसमें किसी ना किसी पात्र को किसी ना किसी का प्रतीक माना गया है। तो इसमें देखिए तन चितौर, तो जो तन है वो चित्तौड़ का प्रतीक माना गया है। ठीक है, और जो राजा है वो मन का प्रतीक माना गया है। ठीक है, और सिंघल जो ही सिंघल है तो इसे माना गया है, सिंघल जो द्वीप है उसको माना गया है हृदय का। ही का मतलब हृदय होता है और सिंघल का मतलब सिंघल द्वीप। ठीक है, और जो बुद्धि का प्रतीक माना गया है पद्मिनी को, अर्थात पद्मावती को सात्विक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो और जो गुरु सुआ है, सुआ का अर्थ होता है तोता। ठीक है, तो जो हीरामन तोता है उसको किसका गुरु का प्रतीक माना गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ठीक है, और आगे देखिए जो नागमती है यह दुनिया धंधा, अर्थात नागमती को दुनिया धंधा का प्रतीक माना गया है, और जो नागमती हैं उनको वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा है आगे, बाचा सोई न ए चित बंधा, और जो राघव दूत है, राघव दूत जो है
वह इसको माना गया है शैतान का प्रतीक। ठीक है, ये सभा पंडित है राघव दूत। ठीक है, और जो अलाउद्दीन सुल्तान है उसको माया का प्रतीक माना गया है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और आगे थोड़ा बढ़ जाइए। देखिए, पात्र का नाम और प्रतीक। ठीक है, तो जो चित्तौड़ है उसको तन अर्थात शरीर का प्रतीक माना गया है, और रत्नसेन जो इसमें पद्मावत महाकाव्य में नायक का किरदार निभा रहे हैं, उन्हें मन, योगी, साधक अर्थात और आत्मा का प्रतीक माना गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया है, और पद्मावती जो है, जो नायिका हैं, उन्हें सात्विक बुद्धि का प्रतीक माना गया है, और साथ ही इन्हें परमात्मा का भी प्रतीक माना गया है। ठीक है, सूफी जो प्रेम शाखा है उसके अंतर्गत जितने भी रचनाएं हुए हैं, तो उसमें उसमें जो वो राजा है या फिर युग है, जो उसमें नायक है उसे आत्मा का प्रतीक माना गया है, और जो नायिका है उसे परमात्मा का प्रतीक माना गया है। ठीक है, इसी आधार पर ये अपनी रचनाएं करते थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और देखिए, हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक माना गया है, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। तो इसी प्रकार हीरामन तोता का जो किरदार है वो भी इसी प्रकार का है। ठीक है, और जो नागमती है वो सहनायिका के रूप में है। जो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन है उनकी पहली पत्नी है नागमती, और इनको सहनायिका के रूप में इसमें पद्मावत महाकाव्य में दिखाया गया है, और इनको सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। और राघव चेतन जो है वो सभा पंडित है, इनको शैतान का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया था, तो इसी हिसाब से। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनको माया का प्रतीक माना गया है। तो इन सभी प्रतीकों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रतीकों को पूछा गया है। तो इस हिसाब से आपको इन सभी को ध्यान में रखना है, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ लीजिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके संबंध में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रत्नसेन को आत्मा एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। इन्होंने इस ग्रंथ को समासोक्ति कहा है। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो रत्नसेन को आत्मा का प्रतीक मानते हैं और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानते हैं। और जो ये ग्रंथ है, जो पद्मावत महाकाव्य है, उसे समासोक्ति इन्होंने कहा है। और आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है इसके संबंध में। देखिए, इन्होंने कहा है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है। इन्होंने कहा है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया है। दोस्तों, ये पंक्ति कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसमें लिखा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसे किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावती को परमात्मा का स्वरूप माना है, और जो रत्नसेन है उसे आत्मा का स्वरूप माना है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और समासोक्ति कहा है इन्होंने पद्मावत महाकाव्य को। ठीक है, अब अखरावट के विषय में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो जो अखरावट है इसके विषय में मैंने कुछ पॉइंट नोट्स किया है, तो आप उसको देखिए। इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जो अखरावट रचना है उसमें जितने भी वर्णमाला है उसके प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, और इसमें मुख्य रूप से चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरा है आपका देखिए आखिरी कलाम। ठीक है, तो जो आखिरी कलाम है इसके विषय में कुछ पॉइंट नोट्स है, इसको देखिए। इस रचना में रोजे कयामत प्रलय के दिन का वर्णन
है। तो देखिए इस रचना में रोज़े क़यामत अर्थात प्रलय के दिन का वर्णन किया गया है। और देखिए यह रचना बाबर के शासन काल में रचित मानी जाती है। और जो आखिरी कलाम रचना है वो बाबर के शासन काल में इसकी रचना हुई है, ये माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है आप लोग के लिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? यह है दामोदर कवि। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लिखे पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है तो आपको मलिक मोहम्मद जायसी लिखना है। और यदि लिख दे कि लखन सेन पद्मावती रचना के रचनाकार कौन है तो दामोदर कवि। ठीक है, तो इसमें भी पद्मावती दिया गया है। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी जायसी जी का ही मतलब ये रचना होगा। तो इसीलिए हमने ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका पूछा है, तो इसीलिए हमने नोट के रूप में दे दिया है आपको। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताया करिए। और साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।